Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. So the new topic in the bearing is general bearing. Okay, हमने last topic में flat collar bearing we have covered, right? Flat collar bearing. Okay, so general bearing is a very important bearing and it is used very frequently. अगर आप जनरली देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हैवी ड्यूटी होता है, ओके, फॉर हैवी ड्यूटी जनरल बेयरिंग इज यूज. ओके, सो आपको एक होमवर्क है, प्लीज एप्लीकेशन रीड अबाउट इट्स एप्लीकेशन वेयर इट इज यूज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ जनरल बेयरिंग. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जनरल इज दिस पार्ट. जनरल जो होता है इसमें वो जो शाफ्ट का इन द बेयरिंग वाला पार्ट है. ओके, इफ वी कलर इट, सो ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज जनरल. ओके, सो एंड जो सपोर्टिंग पार्ट है वो बेयरिंग है. सो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, सो द ब्लैक पार्ट, दिस ब्लैक पार्ट इज बेयरिंग. ओके, एंड द ग्रीन पार्ट इज शाफ्ट. और जो इसके बीच में ये गैप है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं. काफ़ी कम होता है बट वो काफ़ी कम हम डायग्राम में शो नहीं कर सकते, राइट? सो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, बट वो काफ़ी कम होता है. व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन देन यू कैन सी द वैल्यू, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो इस टाइप का होता है जनरल बेयरिंग. ओके, सो कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले वो देख लेते हैं. R1 इज द बेयरिंग रेडियस. बेयरिंग रेडियस जो बाहर बेयरिंग है उसका रेडियस R1. R इज द शाफ्ट और जनरल रेडियस. सो इफ यू वांट टू सी द रेडियल क्लियरेंस, R1 माइनस R इज योर रेडियल क्लियरेंस. ओके, D1 इज द बेयरिंग डायमीटर, D इज द शाफ्ट और जनरल डायमीटर. नाउ C1 is the radial clearance where C1 is equals to R1 minus R. Okay, C1, and C is the diametric clearance, D1 minus D, which we can write it as 2 into C1, right? And L is the length of the bearing. So ये कुछ है जो general terminology है. Now general bearing is a radial load sliding bearing. Okay, it is a radial load, not axial load, radial load. So how the load will come? Load will come like this. Okay, just wait. Load is like this. This is a radial load. Okay, so general bearing is a radial load sliding contact bearing. Sliding contact bearing generally operating with hydrodynamic lubrication. So there is two type of lubrication: hydrodynamic, okay, and hydrostatic. So हम हाइड्रोडायनेमिक के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे एंड हाइड्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बट हाइड्रोडायनेमिक इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग वर्क. क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक जो सिस्टम है, हाइड्रोडायनेमिक, व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोडायनेमिक फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इनिशियली व्हेन योर शाफ्ट इज स्टेशनरी, दिस पार्ट इज योर बेयरिंग. ओके, दिस पार्ट इज बेयरिंग एंड दिस पार्ट इज शाफ्ट. मैं ये छोटा इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा इसको बताने में, अंडरस्टैंड होने में थोड़ा इजी पड़ता है. ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. ओके, सो एंड जो ये खाली पार्ट है, दिस इज फिल्ड बाय द लुब्रिकेंट. ओके, लुब्रिकेंट, दिट इज फिल्ड बाय द लुब्रिकेंट. ओके, in every case we will discuss 4 cases. So in every part this empty part is lubricant and black part is your bearing, and this what violet part is our shaft. Okay, when the shaft is stationary, so load is acting here, right? Load, this is O is the shaft diameter, O1 is your bearing diameter, and here is a contact at here. और अभी जो ये stationary है, so we can say that here the RPM in case 1 is 0. Okay, and the frictional force acting is 0. So यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है Rn, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू द लोड, राइट? एंड दिस लिक्विड, द लुब्रिकेंट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो ये हो गया केस 1. दिस इज अ स्टेशनरी कंडीशन. केस 1 इज अ स्टेशनरी कंडीशन. नाउ केस 2. केस 2 is where N2 is greater than N1 and N1 is equals to 0, but N2 is very slow speed. मान लीजिए N2 10 RPM 20 RPM के आसपास है. So N2 is a very low speed, very low speed. Okay, so when it start moving in clockwise direction, not anti-clockwise, we are discussing. ये clockwise होगा तभी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ. अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था. ओके, so you need to understand whatever we are going to discuss after this is for a clockwise direction. Okay, so we see that here also there is contact.
at A, but right now this is moving, so there is a friction force, and friction force will try to oppose the rotation, so friction force is in this direction and it is not equals to 0. Okay, and here it is load W, and the reaction will be in this direction, Rn. So there is reaction will have two part, R1 and other one is somewhere in this direction. ठीक है, so यहाँ पर जो R1 इज इक्वल्स टू W होगा, राइट. सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है तो हम बाद में बात करेंगे. राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क. सो ये इस टाइप से है. ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेशर फोर्स कैसे वर्क करता है. प्रेशर, इफ वी सी, जस्ट वेट, सॉरी. ओके, इफ यू सी द प्रेशर एट दिस पॉइंट, एट ए पॉइंट, और ये वाले एरिया में, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ जिस पोर्शन को, इस एरिया में प्रेशर विल इंक्रीज बिकॉज हाइड्रोडायनेमिक एक्शन के कारण. ओके, सो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. देखो प्रेशर राइट नाउ, पहले क्या था, P इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर, बट एज ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया, सो प्रेशर विल ट्राई टू इंक्रीज. सो इन केस 2 व्हेन N2 इज स्मॉल, just start condition, due to unbalanced frictional force, shaft displaces towards right. So we can see that shaft is displaced towards right. ठीक है, and as the speed increases, the pressure or liquid below the shaft increases. ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल द प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट दिस. ओके, वो कब आएगा, ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर ये रेड वाले पार्ट में ज़्यादा है, बट ये जो दूसरा पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट, यहाँ पर अभी भी प्रेशर थोड़ा कम है. Okay, but as pressure in case 3, N3 is greater than N2 is greater than N1, which is 0. So N3 is now very fast. Okay, or we can say fast, not very fast, fast. So ये स्पीड उतना होना चाहिए कि जस्ट प्रेशर इतना आ जाए कि वो उसको लिफ्ट कर सके. Okay, so this is a speed at which द प्रेशर इंड्यूस्ड, जो ये वाला प्रेशर है, प्रेशर इंड्यूस्ड अंडर दिस शाफ्ट इज सफिशिएंट टू लिफ्ट इट. ओके, सो एज स्पीड इंक्रीजेस, द प्रेशर ऑफ लिक्विड बिलो द शाफ्ट इंक्रीजेस, एंड व्हेन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू N3, सो वी से दैट इट इज एट अ वर्ज ऑफ लिफ्ट, एट वर्ज ऑफ लिफ्ट. शाफ्ट स्विंग टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट. सो यहाँ पर जो शाफ्ट है ये स्विंग कर जाता है लेफ्टवर्ड, शाफ्ट स्विंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट, and stay in equilibrium in left position only. At this condition, reaction from bearing is 0 and load is bear by pressurized. So you can see here the contact, it have lost the contact. So यहाँ पर जो reaction force आएगा Rn is equals to 0, no reaction force, and whatever the load is coming, or this load is bear by the pressurized fluid. So अगर हम pressure distribution यहाँ पे बनाना चाहें, so your pressure distribution will be something like this. Okay, so here the pressure is maximum, and we can say P3 pressure in condition P3 is greater than P2 is greater than P atmosphere. Okay, so this is just for the lift, just lift. Okay, just lift condition. In case 4, again you increase the what speed. So case 4 में क्या होगा, now यहाँ पर कांटेक्ट तो है नहीं, सो दिस गैप जो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस दिख रहा है आपको, ये वाला जो, आई विल जूम इट, इफ यू कैन सी दिस क्लियरेंस जो यहाँ पर रेड कलर से फिल हुआ है, ये जो क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस अब इंक्रीज हो जाएगा. यू कैन सी यहाँ पर जो क्लियरेंस है H0, ये इंक्रीज हो गया, विच इज नोन एज मिनिमम फिल्म थिकनेस. ओके, दिस इंक्रीजेज, और यहाँ पर जो P मैक्स है, यहाँ पर जो P मैक्स होगा, इट इज ग्रेटर देन P3 एंड विच इज ग्रेटर देन P2 एंड विच इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर. सो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ. इन केस 2 when N2 is small, just start condition, due to unbalanced frictional force, shaft displaces towards right. As speed increases, the pressure of liquid below the shaft, below the shaft increases, and when value of n is equals to N3, means the case 3 just start, and it is known as at verge of lift, क्योंकि वहाँ पर pressure just
इंक्रीज होता है कि वो शाफ्ट को लिफ्ट कर सके. ओके, शाफ्ट स्विंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट एंड स्टे इन इक्विलिब्रियम इन लेफ्टवर्ड पोजीशन. एट दिस कंडीशन रिएक्शन फोर्स, योर रिएक्शन get lost, your contact get lost, so there is no reaction from the bearing surface. From bearing is zero and load is bear by pressurized liquid. When speed further increases, okay, so यहाँ पर हमने speed और increase कर दी. our N4 speed, N4 is greater than N3, increases shaft lift. And when shaft lift, so you can see यहाँ पर जैसे ही क्लियरेंस कम होगा तो जो इसेंट्रिसिटी है, जैसे यहाँ पर जो ये वाली इसेंट्रिसिटी है E, एंड जो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी डिक्रीज होगी एंड योर शाफ्ट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेयरिंग. सो व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, सेंटर ऑफ शाफ्ट एंड सेंटर ऑफ बेयरिंग मीट्स, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे. ओके, दे विल ओवरलैप, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इक्वल्स टू इंफिनिटी हम पहुंच नहीं सकते हैं. So there is always a eccentricity, an eccentricity between shaft and bearing. So there is always eccentricity between shaft and bearing, and a film is created between the shaft and bearing due to rotation of. So there is a film which is filled, and that film is known as minimum film thickness. So high pressurized lubricant comes below the shaft and it lifts it when n is large. This phenomena is known as wedging action. So हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में वेजिंग एक्शन की बात किया होगा. सो दिस हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड और lubricant we can say specifically comes below and lift the shaft when n is large, this phenomena is known as wedging action. So wedging action के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है. सो ये जो मैंने अभी समझाया आपको, ये wedging action का फिनोमेना है कि हाउ इट्स वर्क. सो कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, एज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इंक्रीजेस, pressure of the lubricant also increases, and this liquid lubricant is converted into a sticky film. When this lubricant enters from wider, so we can say जब ये यहाँ रहता है, so this is wider portion. Okay, your this part is wider and it enters into this narrow portion. So when this lubricant enters from wider to narrow space, pressure of the lubricant becomes maximum. This phenomena is known as wedging action or dynamic action. So इसको हम dynamic action भी बोलते हैं, dynamic action, and convergent action भी बोलते हैं इसको, convergent. Okay, and this high pressure is responsible to lift the shaft. So इसके कारण शाफ्ट लिफ्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे, राइट, यहाँ से दिस इज मीन्स यहाँ पर जो एरिया है ज़्यादा है, यहाँ से जो फ्लूइड है लुब्रिकेंट एंटर कर रहा है, योर एरिया डिक्रीजेज, सो उसके कारण प्रेशर इंक्रीज होता है. ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक जनरल मतलब वर्किंग है, हाउ हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन वर्क. सो प्लीज़ अगेन एक बार उसको देख लीजिएगा. ओके, और ये बहुत बेसिक तरीके से समझाया है, काफ़ी किताबों में आप पढ़ेंगे तो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से. ओके, सो नाउ हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, द सेकंड पार्ट. इन हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, ओके, जनरली अगर जैसे जो उसमें केस 1 था तो स्टेशनरी कंडीशन में इस टाइप से रहता है, राइट, व्हेन n इज इक्वल्स टू 0. बट स्टेशनरी कंडीशन ये था विदाउट फ्लूइड, यहाँ पर लुब्रिकेंट नहीं है इन हाइड्रोस्टैटिक में. ओके, इसको हम कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू 0 विदाउट लुब्रिकेंट. ओके, बट this is the case where your rotation n is equals to 0 but with lubrication. So we can see that यहाँ पर rotation नहीं है, still जो ये आपका शाफ्ट है और जो बेरिंग है उन दोनों का सेंटर कोइंसाइड हो रहा है. सो हाउ वी आर जनरेटिंग द प्रेशर, वी आर जनरेटिंग द प्रेशर यूजिंग एन एक्सटर्नल पंप. हम यहाँ पर एक्सटर्नल पंप यूज कर रहे हैं, राइट, एंड इट इज रनिंग कंटिन्यूअस रनिंग है. ओके, सो इसके कारण हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वर्क डन है ये ओपन है, राइट. सो यहाँ पर जो वर्क डन आता है अगर आपने पढ़ा होगा, सो माइनस VdP आता है, एंड वी नो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dP बाय रो. ओके, और एंड वी नो दैट रो ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
रो ऑफ गैस, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस. सो यहाँ पर जो वर्क डन है पंप का वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो रो ऑफ लुब्रिकेंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है, डेंस होता है, एंड सो उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा होता है. जो ये वर्क डन है बाय द पंप कम होता है. स्टिल देयर इज वर्क डन बट काफ़ी कम होता है. अगर आप कंप्रेशर से करेंगे कि हम यहाँ पर गैस भी, तो काफ़ी लोग बोलेंगे गैस भी तो यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं, गैस यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, सो टू ये इसलिए होता है टू अवॉइड. देखिए हाइड्रोडायनेमिक में जब तक वो केस 3 पर नहीं पहुंचता, एटलीस्ट केस 3 पर, उसको पहले केस 1 से 2 पे पहुंचेगा एंड 2 से 3 पे पहुंचेगा. अनटिल एंड अनलेस इट विल नॉट रीच टू द केस 3, देयर इज ऑलवेज अ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट. बट इन हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन देयर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. स्टार्ट से लेकर एंड तक मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है ही नहीं. सो इसलिए सॉरी, देयर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट. सो इसलिए हम हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन कहीं कहीं पर यूज करते हैं और जरूरी भी होता है. ओके, नाउ देयर इज अ कंसेप्ट दैट जनरल बेयरिंग, हमें पता है कि देयर इज क्लियरेंस इज प्रेजेंट, राइट, क्लियरेंस इज प्रेजेंट. एंड जो दोनों साइड होता है, जैसे दिस इज योर बेयरिंग एंड दिस इज योर शाफ्ट, राइट, एंड देयर इज क्लियरेंस. सो थ्रू क्लियरेंस देयर इज चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट. ओके, सो हमें कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी अगर स्टिकी लुब्रिकेशन है स्टिल बहुत जल्दी नहीं होगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लुब्रिकेशन तो कम हो जाएगा ना. सो हमें कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन चाहिए कि कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन फीड हम कर सकें. सो इन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग इट इज डन बाय नेचुरल फीडिंग. इन हाइड्रोडायनेमिक्स को हम जो फीडिंग होता है उसको नेचुरल फीडिंग कहते हैं. ओके, एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, because the pressure is increased, the pressure of lubricant is increased in by wedging action in hydrodynamic. In hydrostatic it is done by pump. Okay, we can see pump एक सिंक से, यहाँ पर ये आपका लुब्रिकेशन सिंक से जितना भी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करना है. इफ देयर इज लीकेज सो प्रेशर विल डिक्रीज, सो टू मेंटेन दैट प्रेशर पंप विल इंजेक्ट द एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट. ओके, सो ये दो कंडीशन है जो कि आपको याद रहने चाहिए, हाउ वी मेंटेन. ओके, so how we maintain the pressure. So now there is some differences between hydrodynamic and hydrostatic, basic differences जो कि शायद अभी तक मैंने इतना पढ़ा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि चीज़ें अगर आपको याद नहीं रही तो जो न्यूमेरिकल होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें आप चूक सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज lubrication is supplied into the bearing at, so here lubrication feed कितने पर होता है, एट द रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, हाइड्रोडायनेमिक. हेयर एट हायर प्रेशर यूजिंग पंप. सो हेयर लुब्रिकेशन फीड इज एट हायर प्रेशर यूजिंग पंप. नाउ द सेकेंड वन इज pressure of the lubricant increases by here wedging action. So pressure of lubricant increased by wedging action, or we can say dynamic action. Here pressure increased by pump, external, this is an external device, right, pump. But in hydrodynamic हम कोई external device use नहीं कर रहे. Third one, there is always metal to metal contact at start. So to metal contact को avoid करने के लिए, so to avoid metal to metal contact we use at high speed. So to avoid metal to metal contact, so एक चीज हमें पता चलेगी कि हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग इज मेड फॉर हाई स्पीड, बिकॉज एट हाई स्पीड ओनली ना मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल. क्योंकि अगर हम लो स्पीड और मीडियम स्पीड पे करेंगे तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज देयर. हेयर metal to metal contact is avoided at stationary also. So no metal to metal contact at n equals to 0. So it is used for
low and medium speed. Okay, now this is also third point. Fourth point, motion of the shaft is eccentric. So यहाँ पर eccentricity is present, eccentricity is present, यहाँ पर नहीं होता है, राइट. प्लीज यू ट्राई टू राइट इट इन फुल सेंटेंस. मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े एंड वीडियो विल गेट एंड लार्ज फॉर देम. हियर वी कैन से स्टार्टिंग टॉर्क, starting torque is high. Why? Because there is metal to metal contact. Okay, here starting torque is less because there is no metal to metal contact, so starting torque is less. Sixth one, this one is cost is less because there is no external pump is used. Okay, यहाँ पर हमें if you want to increase the pressure, तो वहाँ पर जहाँ पर pump use हो रहा है, so there we want to use very good bushes. यहाँ पर कॉस्ट इज मोर क्योंकि डिज़ाइन पर भी होगा ना, बिकॉज टू डिज़ाइन अ हाइड्रोस्टैटिक हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो डिज़ाइन कॉस्ट इज ऑल्सो लेस. सो सब कुछ. इट इज़ यूज इन एप्लीकेशन वेयर शाफ्ट इज यूज टू लाइटर लोड एट स्टेशनरी कंडीशन. ओके, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. सेवेंथ, यूज्ड वेयर शाफ्ट इज यूज्ड or subjected to lighter load, LOAD, load at stationary condition. Okay, at stationary condition, remember, or low speed we can say. Here it is used, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक है, used where shaft is subjected to heavy load at starting condition or stationary condition we can say. Okay, so these are very important point. Let's see some example. It is used in IC engine. IC engine में भी crankshaft, IC engine crankshaft. Okay, steam and gas turbine, because if you remember gas turbine is used in, or gas compressor is used with the in our air jets, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी हल्की रखनी पड़ती है. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज रख करते हैं. ओके, बिकॉज लोड इज लेस. इट इज़ यूज्ड इन हैवी मशीन लाइक वर्टिकल टर्बो जनरेटर, लार्ज साइज कॉन्क्रीट मिक्सचर. सो ये सारे एग्जाम्पल आपने जनरली आपने सुने नहीं होंगे. बॉल मिल्स इन थर्मल. बॉल मिल्स, व्हाई वी आर यूजिंग इन थर्मल पावर प्लांट? बॉल मिल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट लार्ज पीस ऑफ कोल और लार्ज रॉक ऑफ कोल इनटू स्मॉल पीसेस. ओके, उसको छोटा छोटा करते हैं बॉल मिल में. सो दीज आर सम एग्जाम्पल जो कि आपको पता होने चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैंने आपको जो बताया था एक नोट है दैट हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग शाफ्ट लिफ्ट ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक, जो हमने हाइड्रोडायनेमिक के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग शाफ्ट लिफ्ट ड्यू टू कन्वर्जिंग मोशन. ओके, अगर आपको याद होगा, सो if it is rotating like this, so fluid will come through this part and it will leave from there. फिर ये रोटेट होके ऐसे आएगा. ओके, सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कन्वर्जिंग एक्शन, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग एक्शन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द शाफ्ट. बट सो कन्वर्जिंग एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, बट जो टोटल एक्शन है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन. ओके, सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाय विच फिनोमिना द लिफ्ट ऑफ द शाफ्ट हैपेंस इन द हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग, और उसमें ऑप्शन है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड सेकंड है कन्वर्जिंग एक्शन, सो द आंसर इज कन्वर्जिंग एक्शन. ओके, सो ये आपको याद रखना है. बट अगर ऑप्शन में कन्वर्जिंग एक्शन है ही नहीं और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन है और बाकी अलग अलग फालतू नाम है, सो प्लीज
टेक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन। ठीक है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शनल सर्कल, ओके, और फ्रिक्शनल टॉर्क एंड पावर लॉस इन जनरल बेयरिंग। सो अगर हम याद करोगे 4 केसेस, केस 1 दैट इज स्टेशनरी, सो मूवमेंट ही नहीं है तो पावर लॉस भी नहीं होगा। केस 2 देयर इज मूवमेंट एंड देयर इज मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। Case 3 there is movement but there is no metal to metal contact, so there is no friction. Okay, case 4 में भी वही सीन नहीं है, so हम यहाँ पर case 2 को देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, because there is movement and there is metal to metal contact. Okay, so this black part is our bearing, this part is shaft. Okay, और जो ये है ये फ्रिक्शन सर्कल है। व्हाट इज फ्रिक्शन सर्कल हम देखेंगे। ओके, सो इफ यू सी कि जो हमारा ये W है, W द लोड दैट इज एक्टिंग एट द सेंटर, दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, सो W इज एक्टिंग एंड द रिएक्शन फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द surface, so this is reaction force and this is friction force, right? So this R is the resultant of this reaction force and this friction force. And if you want to इसका FBD बनाएंगे, so देखेंगे कि R is equals to W, this R or the reaction force or resultant force is balanced or the load is balanced by this resultant force हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोड जो है वो इनपुट है and R is the output, right? Input should be balanced by output, right? So इस तरीके से हम ये देखते हैं। ओके, सो व्हेन शाफ्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, absence of friction, the reaction offered by the bearing is in line with the line of action of the load acting from the journal. Case 1 में हमने देखा था। But when shaft is in motion, presence of friction, the resultant R, this resultant R is deviated by distance x, so it is deviated by this distance x. Okay, थोड़ा सा इसको हम enlarge करते हैं, this distance x से deviate हो जाता है। Okay, so from the line of action, the load acting from the journal. So if you see this resultant and this load of action आर नॉट डेविएटेड। सो अगर जो एक सर्कल में ड्रॉ करूं बाय टेकिंग दिस सेंटर ओ को ही सेंटर करके एंड इज एक्स एज इट्स रेडियस, सो द सर्कल दैट वी ड्रॉ इज नोन एज फ्रिक्शन सर्कल। सो फ्रिक्शन सर्कल का कंसेप्ट ये है कि जैसे वो मोशन स्टार्ट होता है, सो जो रिएक्शन फोर्स होता है और जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है वो दोनों एक दूसरे से डेविएट हो जाते हैं, राइट? तो इसके कारण जो ये डेविएशन है एक्स, अगर मैं इसको एज अ रेडियस लेकर और शाफ्ट के ही सेंटर को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस एक्स हो, तो वो जो सर्कल बनेगा उसको हम फ्रिक्शन सर्कल बोलते हैं। तो फ्रिक्शन सर्कल का ये कंसेप्ट है। ओके, सो अगर हम फ्रिक्शनल टॉर्क को देखें, फ्रिक्शनल टॉर्क, ओके, जहां पर ये W एंड R डैश कपल बना रहे हैं, कपल। ओके, इफ वी सी W एंड दिस R और R डैश बोलो, R ही बोलते हैं हम उसको। ओके, W and R makes a couple. So when there is a couple, so वो टॉर्क करेगा। So torque will be load into जो couple के बीच में distance है x, so W into x. But अगर मैं यहाँ पर ये एक एंगल बनाता हूँ, देखिए ये वाला जो सर्कल है हमारा, जहाँ पर ये डिस्टेंस x है, ये R है, ये RN है और ये थीटा है। ओके, ये x है, ये रेडियस भी है, इसको हम R डैश ही लेते हैं यार, देखो R डैश, सो इसको R डैश ही लेते हैं। ओके, जो W इज इक्वल्स टू R डैश, बिकॉज R इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, सो R इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये R डैश है और ये R है। अगर हम इसमें देखेंगे डायमेंशंस में देखेंगे तो x एंड R, सो साइन थीटा विल बी x अपॉन R, साइन थीटा इज x अपॉन R, सो x इक्वल्स टू R साइन थीटा लिख सकते हैं, वेयर R इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट। when theta is very small, sin theta and tan theta इक्वल होते हैं। ओके, सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू R tan theta, एंड tan theta को मैं फ्रिक्शन में लिख सकता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू म्यू R, तो यहाँ पर जो टॉर्क है, टॉर्क W इंटू एक्स, उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू W R। तो ये जो टॉर्क है, अगर कभी आपको पूछा जाए कि फ्रिक्शनल टॉर्क, तो म्यू W R आपने पढ़ा होगा, हमने शाफ्ट के लिए पढ़ा था, तो वहाँ पर भी म्यू W R से करे थे ना, R इफेक्टिव देन वी फाइंड, तो यहाँ पर R इफेक्टिव की वैल्यू R है। ओके, नाउ ये तो हमने फ्रिक्शनल टॉर्क देख लिया, बट एक और कंसेप्ट है कि जो फ्रिक्शन सर्कल रेडियस है, फ्रिक्शन सर्कल रेडियस डिपेंड किस पे करता है, फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो x है वो डिपेंड किस पे करता है। सो x इज इक्वल टू म्यू R लिखा है हमने, राइट? सो x इज अ फंक्शन ऑफ
म्यू एंड आर, वेयर म्यू इज ड्यू टू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ड्यू टू मेटल कॉन्टैक्ट। कभी कभी क्वेश्चन आता है और आ रखा है दैट म्यू इज ड्यू टू द लुब्रिकेंट, क्योंकि लुब्रिकेंट के कारण भी कभी कभी विस्कोसिटी के कारण फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। सो म्यू इज ड्यू टू विस्कोसिटी, नो, म्यू जो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दिस इज ड्यू टू मेटल कॉन्टैक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, नॉट बेरिंग। ओके, सो एंड इट इज फॉर्म्ड एट वेरी स्लो स्पीड। जैसे ही ये स्पीड n3 के इक्वल हो जाएगी, ये तो राइट वेट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पर वो कंसेप्ट आएगा ही नहीं। ओके, सो x इज, वी कैन से x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोड, लोड नहीं है, स्पीड विस्कोसिटी। सो जो है x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोड स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया। बट जो केस 4 है, ये तो केस 2 के लिए देख लिया, बट केस 4 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क, तो वहां पर भी म्यू डब्ल्यू आर ही लिखते हैं, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, डब्ल्यू इज द लोड। बट यहां पर जो म्यू है, म्यू दिस इज डिफरेंट, दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी एंड दिस म्यू हम ये पढ़ेंगे बाद में। ओके, ये बाद में हम पढ़ेंगे अभी थोड़े अगले ही लेक्चर में कि दिस म्यू इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड, लोड एंड विस्कोसिटी विच इज हेयर डिनोटेड बाय जेड। सो एक चीज समझ लीजिए, जो फ्रिक्शन सर्कल में x इक्वल्स टू म्यू आ रहे हैं, वहां पर जो म्यू है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज फंक्शन ऑफ और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू मेटल कॉन्टैक्ट। बट जब हम केस 4 में जाते हैं जहां पर देयर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, तो वहां पर जो अगर हम टॉर्क फाइंड करेंगे और फ्रिक्शनल टॉर्क फाइंड करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू आर, और वो जो म्यू है वो ड्यू टू विस्कोसिटी होता है। ओके, ड्यू टू विस्कोसिटी, और वो डिपेंड करता है आरपीएम, लोड एंड जेड पे, दैट इज विस्कोसिटी। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, सो होपफुली आपको ये चीजें याद रहेंगी एंड नेक्स्ट लेक्चर हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, जो ये वाला म्यू है और उसके बाद सोमरफील्ड नंबर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सो बियरिंग इज स्टिल अ वेरी बिग टॉपिक, सो 2-3 लेक्चर और लेंगे। सो तब तक के लिए